और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। 8 बजे तक ईरान के जवाब का इंतजार। ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, अमेरिका कह रहा है। खार्ग द्वीप पर अमेरिका का बड़ा हमला। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पूरे ईरान पर यूएस इजराइल के हमले। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर हैं। रेलवे इंफ्रा को बनाया जा रहा है निशाना। ईरान के अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक। काशान मियानेह में रेलवे इंफ्रा पर अटैक। कराज के B1 ब्रिज पर भी फिर से हमले की बात। ईरान की भी अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। तो दोनों तरफ से धमकी का सिलसिला जारी है। अमेरिका ईरान को धमका रहा है, तो वहीं ईरान अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान की भी अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। अमेरिका इजराइल को धमकी दी गई है। ईरान की ओर से भी युद्ध का नया चरण शुरू। IRGC ये कह रहा है पिछली बार से दोगुना हमला करेंगे, ये ईरान ने कहा है। ट्रंप ने धमकी ईरान को दी, तो वहीं IRGC भी ये कह रहा है कि पिछली बार से दोगुना हमला हम भी करेंगे। 8 बजे तक ईरान के जवाब का इंतजार। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और ऐसे में ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है और ये बड़ी धमकी है। 8 बजे तक ईरान के जवाब का इंतजार। ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, अमेरिका ये कह रहा है। बड़े हमले की बात अमेरिका की ओर से लगातार कही जा रही है। खार्ग द्वीप पर अमेरिका का बड़ा हमला। खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उसी के एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि पूरे ईरान पर यूएस इजराइल के हमले। पूरे ईरान पर यूएस इजराइल ने हमले किए हैं। जिस तरीके से ट्रंप की ओर से कहा भी जा रहा है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर हैं। ईरान को पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिश इजराइल और अमेरिका की है। रेलवे इंफ्रा को बनाया जा रहा है निशाना। खास तौर पर एक एक कर हर एक टारगेट सेट किए जा रहे हैं। ईरान के अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक। काशान मियानेह में रेलवे इंफ्रा पर अटैक किया गया है। ये देखिए अटैक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कराज के B1 ब्रिज पर फिर से हमला किया गया है। ईरान की भी अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। अमेरिका इजराइल को धमकी दी गई ईरान की ओर से। ये देखिए किस तरीके से हमले दोनों तरफ से जारी हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर ये है कि इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया है। खार्ग द्वीप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अटैक इजराइल और अमेरिका की ओर से किया गया। युद्ध का नया चरण शुरू, IRGC ने कहा है। इससे पहले भी ट्रंप ने बड़ी धमकी दी थी कि हम कुछ ही समय में इस युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान है कि पीछे हटने को तैयार नहीं और लगातार ईरान भी सरवाइव कर रहा है। खार्ग द्वीप पर किस तरीके से हमला हुआ उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। IRGC कह रहा है कि पिछली बार से दोगुना हमला हम भी करेंगे। तो वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। खार्ग द्वीप पर अमेरिका का बड़ा हमला जो कहा ट्रंप की ओर से गया था। ये देखिए किस तरीके से खार्ग द्वीप पर अटैक अमेरिका इजराइल ने किया है। ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, अमेरिका ये कह रहा है। ईरान के अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक अमेरिका की ओर से की गई है, जिसमें काशान मियानेह में रेलवे इंफ्रा पर अटैक किया गया है। हर एक इंफ्रा पर अटैक अमेरिका और इजराइल की ओर से किया जा रहा है, जिससे कि ईरान को संभलने का आगे मौका ना मिले और ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि ईरान घुटने टेकने पर मजबूर होगा, बल्कि ईरान जवाब भी दे रहा है और धमकियों को स्वीकार करते हुए कह रहा है कि हम भी इससे कई गुना बड़ा हमला करेंगे। और 8 बजे तक ईरान के हमले का इंतजार की बात ट्रंप ने कही। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। ये अलग अलग जगह से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान में तबाही अमेरिका की ओर से मचाई गई है। 8 बजे तक ईरान के जवाब का इंतजार। ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ट्रंप जो अपने बयानों के लिए भी चर्चा में रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, इस तरीके से अटैक हम करेंगे। ये कुछ तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं कैसे तबाही अमेरिका की ओर से ईरान में मचाई गई।
और ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जीवन सर, बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर आपका। जीवन सर, ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, ईरान को बड़ी धमकी दी गई है ट्रंप की ओर से, और हमला भी खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने कर दिया है। अब आगे की स्थिति को किस तरीके से देखें, क्योंकि ईरान भी कह रहा है कि हम भी जवाब देंगे और इस बार दोगुना हमला किया जाएगा। जी जी, बहुत ही गूढ़ सवाल, जिसका आंसर मेरे ख्याल से बहुत कम लोग आज की तारीख में दे पाएंगे। अगर मैं आपकी इस बात को देखूं तो मुझे दो बातें नजर आती हैं। जी। पहला तो आपने बोला ट्रंप की धमकी, और दूसरा ये युद्ध किस ओर जाएगा या ईरान को कितना नुकसान होगा। जी। तो अगर ट्रंप साहब की धमकी को देखें तो वो तो 28 फरवरी से दिए जा रहे हैं। उन्होंने 21 मार्च को दिया धमकी, 23 मार्च को धमकी दिया, 5 दिन वाला धमकी दिया, उसके बाद 10 दिन का एक्सटेंशन दे दिया। वो एक्सटेंशन आज 6 तारीख को खत्म हो रहा है, और उसके मुताबिक आज उन्होंने जो हमले किए हैं, और मैं ये बताऊं कि 6 तारीख तक उनका ये वादा था, लेकिन कल शाम को ही इजराइल ने साउथ पार फील्ड में अटैक किया था। आज जब वो धमकी दे रहे थे और कल जब उन्होंने अपना प्रेस ब्रीफिंग दिया था कि हम इनको नेस्ते नाबूद कर देंगे, इससे पहले उन्होंने स्टोन एज भेजने की बात की थी। तो वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि कितनी मार कर देंगे। पिछले साल उन्होंने इनको मारा, जून 24 और 25 वाला जो 12 दिन का युद्ध था, तब उन्होंने कह दिया था कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स तबाह हो चुके हैं, दे हैव बीन ऑब्लिटरेटेड। ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे। आज क्या बोलते हैं कि हम इनका ये जो 3 शर्तें रखी थी वो सब नष्ट कर देंगे, जिसमें न्यूक्लियर वेपन एक था, अभी तक तो निकला नहीं। मिसाइल टेक्नोलॉजी अभी तक तो बर्बाद हुई नहीं, और तीसरा जो उनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, 3 ग्रुप्स हैं, उनको हम बर्बाद कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। उनकी जो धमकियां हैं वो केवल धमकियां रह गई। हाँ, जो एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है, जो कि मानवीयता के बिल्कुल खिलाफ है, जो उनके सिविल टारगेट्स को अटैक किया है, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है, खार्ग आइलैंड को किया है, या उनके आज जो रेलवे इसी पर मैं सवाल आपसे पूछने वाली थी। खार्ग द्वीप को लेकर ईरान ने भी चेताया था अमेरिका को कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा, और अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर हमला किया है, अटैक कर दिया अमेरिका ने, और बड़ा अटैक किया है। जी, हमको सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि अमेरिका और इजराइल मिलके क्या कर सकते हैं। वो उनके जितने भी बाहर दिखाई देने वाले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, रेलवे नेटवर्क है, बस नेटवर्क है, इनके ऑयल इंस्टॉलेशन है, एनर्जी प्लांट्स हैं, वाटर सैलिनेशन प्लांट्स हैं, इन सबको तबाह कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी विल पावर है, जो मानवीय शक्ति उस देश के अंदर है, जो हजारों सालों की सभ्यता की शक्ति है, मेरे ख्याल से उसको तोड़ना मुश्किल साबित होगा। और अगर इनको बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया और उनके शहर और गांव और सब बर्बाद कर दिया, तब भी वो मानवता जिंदा रहेगी। और ध्यान रहे, ईरान की जो साइज है वो भारत की साइज से तकरीबन आधी है। तो हमारी देश की आधी साइज वाले ईरान को, जिसमें पहाड़ है, जिसमें रेगिस्तान है, जिसमें समुद्री किनारा है, उस सारे को बर्बाद कर पाना फिजिकली इम्पॉसिबल है। जी, लेकिन जीवन सर एक बात और, क्योंकि ईरान और इजराइल और अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने की लगातार कोशिश की, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया है। लेकिन अब रेलवे इंफ्रा को टारगेट किया गया अमेरिका की ओर से, तो ये क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? चुन चुन कर टारगेट सेट किए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से, इस उम्मीद में कि शायद अब ईरान झुके, लेकिन वो तो झुकने को तैयार है नहीं है, बल्कि उसी हिसाब से हमले कर रहा है जैसे कि इजराइल और अमेरिका कर रहा है। देखिए, जो एक बहुत बड़ा काम मिलिट्री वाले करते हैं, मैं सेना में रहा हूं, अगर मुझे दुश्मन को तबाह करना है तो मैं 2 काम करूंगा। पहले तो उनके जितने भी हथियार हैं, जो भी उनके एम्युनिशन के डिपो हैं, उनको बर्बाद करूंगा, और दूसरा उन सब हथियारों को या एम्युनिशन को उनके कैंट से, पाकिस्तान के कैंट से भारत की सीमा को आने वाली सारी सड़कें, सारे पुल, सारी रेलवे नेटवर्क, उसको बर्बाद करूंगा ताकि वो वहां तक ना पहुंच सके। आप परसों वाले हादसे में देखिए, परसों उन्होंने क्या किया, जब वो उस पायलट को ढूंढ रहे थे तो जितनी भी सड़कें उस दिशा में जा रही थी उनको उन्होंने बर्बाद किया, उनके ऊपर अटैक किया ताकि ईरानी IRGC वहां ना पहुंच सके। आज वो क्या कर रखे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ईरान को इमोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सड़क
और रेल का इस्तेमाल ना हो सके। जब वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा तो आईआरजीसी का मूवमेंट वो बंद हो जाएगा, उनकी गन्स का, मिसाइल्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा, एयर डिफेंस का मूवमेंट बंद हो जाएगा, और ये अपने आप में एक बड़ा फायदा इनको होगा। इसके साथ में जो ऑयल इंस्टॉलेशन के ऊपर, खान के ऊपर या साउथ पार्क के ऊपर वो हमला कर रहे हैं, वो ये अब इनकी इकोनॉमी की जो 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 कहते हैं ना कैमल्स बैक, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दें, तो अब ईरान कहां जाएगा। तो अगर ये सब कुछ बर्बाद भी कर देते हैं और ईरान को अगले 20 साल 50 साल लगेंगे वापस इन सबको खड़ा करने में जी, लेकिन क्या ये युद्ध का अंतिम परिणाम है? क्या ये शांति की ओर बढ़ता हुआ कदम है? इसके ऊपर सवालिया निशान है। इसका आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है जीवन सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एनपी सिंह सर भी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, आपका बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। सर, ट्रंप ने धमकी एक बार फिर से ईरान को दी और वो ये कह रहे हैं कि 8 बजे तक ईरान के जवाब का इंतजार। ये क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, यूएस का मैसेज बहुत क्लियर है। उनके जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं इस मिशन को लेकर, डेफिनेटली उनके लिए वही प्रायोरिटी है। देखिए, ईरान को बहुत वक्त दिया गया है, आज लगभग 39 दिन हो चुके हैं, और अनेक बार जो ये 10 दिन की डेडलाइन थी, जो फिर आज रात तक का जो समय दिया था उन्हें, वो खत्म होने जा रहा है। कहीं ना कहीं यूएस ने इतना समय दिया है कि ईरान या तो समझौता कर ले, वरना कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो बहुत ही गंभीर होंगे। देखिए, लेकिन एनपी सर, ईरान तो किसी भी सीज फायर से भी वो मना कर चुका है, किसी भी समझौते से भी मना कर चुका है, और ऐसी पॉसिबिलिटी आगे तो नहीं लग रही है। देखिए, अब कल क्या होगा, आज रात में क्या होगा, वो समय बताएगा। लेकिन जो आईआरजीसी, देखिए एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस समझौते के पक्ष में भी है, लेकिन कहीं न कहीं एक गुट ऐसा है आईआरजीसी का जो किसी हद तक, देखिए ये लड़ाई क्यों हो रही है, हमें समझना चाहिए कि इस लड़ाई का मुख्य कारण है कि ईरान में जो सरकार है, जो कट्टरपंथ को सपोर्ट करती है, जो हमास को, जो हुती को, जो हिजबुल्लाह का सपोर्ट करती है। तो देखिए, 2 कारण रहे हैं। न्यूक्लियर थ्रेट है यूएस के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, और इजराइल के लिए है ये एग्जिस्टेंशियल, उनके अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि ईरान बहुत स्पष्ट कर चुका है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर बम होगा तो वो इजराइल को समाप्त कर देंगे। सो जाहिर है जो भी अब तक हुआ है, अब तक सिर्फ सेलेक्टेड जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी जो जितनी भी क्षमता है उसे कम करने के लिए हुआ है। आप देख लीजिए कि कोई भी ओआईसी हो या नेबरिंग कंट्री, जितने सऊदी हो, बहरीन हो, ओमान हो, कुवैत हो, इनमें से भी किसी देश ने ये नहीं कहा कि युद्ध बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के पास जब तक ये सारी शक्ति है, कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा है। तो अब जो यूएस एक्शन लेने वाला, ऑब्वियसली एक्शन जो होगी वो उनके अपने जो ऑब्जेक्टिव जिसे लेकर ये युद्ध शुरू किया गया था, काफी मौका दिया गया। देखिए, लड़ाई ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है, ये थी रिजीम के इस कट्टरपंथ के खिलाफ, और उसी पर उनका प्रहार है। लेकिन अब जब इतने दिन के बाद भी अगर वो झुकेंगे नहीं तो ऑब्वियसली टूटेंगे, उनकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होगी। देखिए, अगर वो बम्बार्डमेंट करना शुरू करेंगे तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे ब्रिजेज हों, चाहे वो तो ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं अपने, जितने भी उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनके पावर हाउस हैं, जितनी भी पावर जनरेशन के सेंटर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब कॉन्सिक्वेंस जो होगा, अगर नहीं बात बनती है आज, तो ऑब्वियसली भयावह होगा। और जब भी लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली पूरे विश्व के लिए भारत कभी भी लड़ाई का पक्षधर नहीं रहा है, और हम हमेशा शांति, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करते हैं, समस्या सुलझाने की बात करते हैं, और देखिए लड़ाई के बाद भी बात ही करनी होती है। तो अब जो होने वाला है, ऑब्वियसली पूरा विश्व प्रभावित होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा लूजर कौन होगा, ईरान को, जैसा कि अभी हमारे को-पैनलिस्ट बता ही रहे थे कि अगले 20 साल तक भी, 30 साल तक भी जितना डैमेज हो जाएगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई झुकेगा नहीं तो ऑब्वियसली टूटेगा। लेकिन एनपी सर, ये अगले 20 साल तक इतना ज्यादा नुकसान हो गया है कि अगले 20 साल तक उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। ये बात ईरान को तो समझ आ ही रही होगी, लेकिन बावजूद इसके पीछे ना हटने की वजह फिर क्या? कट्टरपंथ। देखिए, ईगो इतनी बड़ी चीज होती है कि लड़ाई का कारण क्या है। हम दुनिया में सह अस्तित्व के साथ, अगर जैसे भारत की पॉलिसी है वसुधैव कुटुंबकम, अगर हम सबको अपना मानते हैं, अगर आज मेरी किसी के साथ समस्या है, क्या मैं तीसरे को जाके मानने लगूंगा? इनके जो इंटेंशन है, इनके जो अपने कर्म है, देखिए हकीकत, और जब हम हकीकत से दूर हो जाते हैं, जब इल्यूजन
और डिल्यूजन में आ जाते हैं, क्यों जो हकीकत है उसे मानना नहीं चाहते, और जो मान रहे हैं वो हकीकत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पब्लिक की भी कोई चिंता नहीं है, अपनी आवाम की भी। और कहीं ना कहीं देखिए अंदर भी 80% से ज्यादा लोग इस जो 79 के बाद जो ये रिजीम आया है वो इससे बहुत खुश नहीं है, क्योंकि आपने पास्ट में देखा होगा कितने बड़े विरोध प्रदर्शन उनके अगेंस्ट होते रहे हैं, और ना ही कोई उनके आसपास का देश है जो चाहता है कि ईरान इस तरह की गतिविधि जारी रखे। तो they have to be ready, they will lose more, अब बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जी ठीक है, मैं एनपी सर लौट रही हूँ। जीवन सर, दो बातें अब आपसे समझना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि एनपी सर ये बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग ईरान में ऐसे हैं जो इस युद्ध को खत्म करने के पक्ष में है, कुछ ऐसे भी है जो नहीं भी चाहते हैं। तो क्या कहां पर बात फंस रही है? क्या आईआरजीसी सब कुछ टेक ओवर वहां पर कर चुके, फैसले वही ले रही है? और ये दूसरा धड़ा कौन है? दूसरा ये है कि आज रात क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं जिस तरीके से बड़ी धमकी वो दे रहे हैं? जी, मैं दोनों बातों को एक एक करके लेता हूं। पहली बात है यह है कि ईरान के दो धड़े। जी, ईरान अपने आप में बहुत पुरानी सिविलाइजेशन रही है, तो उस देश के अंदर वो रेजिलियंस है, वो पेशेंस है, वो धीरे धीरे पावर में रहने की तमन्ना हमेशा से रही है। और ईरान अपने आप को रीजनल पावर समझता है। 1950 के दशक से उसने अपने आप को इस तरह से तैयार करना शुरू कर दिया था, और 1984 के बाद तो उन्होंने फुल स्केल मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए थे। अमेरिका का ही RQ-170 ड्रोन था जिसका उन्होंने प्रोटोटाइप बना के डेवलप करके अभी शायद 136 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो दो धड़े की बात कर रहे हैं कि एक तो है जो नेशनलिस्ट है। आप देखिए कि अयतुल्ला खुमानी को मारे जाने के बाद में पूरा हुजूम चल पड़ा था सड़कों के ऊपर। तो अगर ये इनके खिलाफ होते तो क्यों लोग सड़कों पर आते? पहली बात। दूसरी बात है जो इसके खिलाफ है, जी वाजिब है, कोई भी देश है तो विरोधाभास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मोसाद के गुट के हैं, अमेरिका के स्पाइस हैं, अमेरिका के क्रिएट किए हुए गुट हैं, जो जिनको कि बोला गया है कि आप तो विद्रोह कीजिए और वो सिविल रेवोल्यूशन के लेवल तक ले आइए, ताकि रिमेंबर ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान आप लोगों के हाथ में है, आप सभी मिलकर के इस रिजीम को गिरा दीजिए। यानी वो उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दो धड़े हैं जिसको कि रिजीम कट्टरपंथी होने के नाते कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो बहुत ब्रूटल रहा है उनके लिए कि किसी भी तरह से उनकी रिजीम, उनका शासन उनके तौर पर चलना चाहिए। ये एक बात है। दूसरा है कि आज की रात के बाद क्या, तो लोगों का जो हुजूम है या आज जो बोल रहे हैं कि जी न्यूक्लियर प्लांट की तरफ चारों तरफ ह्यूमन शील्ड बना लीजिए, तो ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। कितने लोग आएंगे, इसका क्या असर होगा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मिसाइल्स की कमी हो गई है? क्या वो बचाना चाहते हैं? और क्या ट्रंप को ये सब समझ में नहीं आ रहा है? तो ये बहुत पेचीदा सवाल है जिसका कि आज आंसर शायद मिलना मुश्किल है, लेकिन ये बात बहुत बहुत जाहिर है कि ईरान अभी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान वेस्ट एशिया का हिस्सा नहीं है, वहां से वो तकरीबन 1800 किलोमीटर ईस्ट के अंदर है, और ये अपने आप में एक उभरती पावर है जिसको कि अमेरिका उभरने नहीं देना चाहता। जिस तरह अमेरिका ने बाकी डोमिनेंट प्लेयर्स को नष्ट किया था, उसी तरह से ये ईरान को भी नष्ट करना चाहता है। सिर्फ बात ये हुई कि ईरान ने इसे स्वीकार नहीं किया, और उसमें इतना दम था कि अमेरिका को वो फेस कर सके, उसके साथ युद्ध कर सके। और इस युद्ध के अंदर अभी सांप के मुंह में छुछुंदर वाली बात है कि ना तो प्रेसिडेंट ट्रंप से छूटते बनता है और ना ही उसको खाने की हिम्मत है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि इसको एक में नहीं खा सकता, बर्बाद कर सकता है, लेकिन नष्ट करके उसको रिजीम को नहीं नष्ट कर पाया, उसकी ताकत को नहीं खत्म कर पाया। दूसरी बात ये देखिए कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूरे वेस्ट एशिया पर आधारित है। उसका डॉलर इसके ऊपर चल रहा है, उसका तेल का जो आधार है वो उसकी इकोनॉमी का आधार है। और अगर यहाँ के बेसिस, उसने यहाँ इतने बेसिस क्यों बनाए हैं और इतने सालों से बनाए हैं? इन सभी देशों की सॉवरेनिटी तकरीबन अमेरिका ने अपने पास रख ली है, और जब बचाव की कार्रवाई आई तो अमेरिका इनका बचाव नहीं कर पाया।
वो देश अपना बचाव खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है कि इस हालात में, जबकि उसकी घरेलू हालात अच्छे नहीं हैं, डोमेस्टिक अब इलेक्शंस के अंदर हारने की कगार पर आ गया है और दुनिया उसके खिलाफ देश में हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये उसके वहां की कहानी है। वहां तो नो किंग्स के प्रदर्शन भी हो रहे हैं ना सर, नो किंग्स के वहीं के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी बहुत ही प्रेशर के अंदर है। अगर आप मैर्शिमर को सुने या जेफरी सैक्स को सुने या प्रोफेसर किंग को सुने, तो वो आपको बहुत विस्तृत बात से बताएंगे, जो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि अमेरिका आज इस कगार पर है कि अगर वो विड्रॉ करता है तो आज के बाद भविष्य में वापस वो वेस्ट एशिया में नहीं आ पाएगा, और उसका पेट्रो डॉलर का जो खेल है, जब वो खत्म हो जाता है तो ये आने वाले समय में वर्ल्ड पावर नहीं रहेगा। ये अमेरिका को समझ में उन लोगों को समझ में आ गया है। ट्रंप किसी तरह एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नेटो उनसे छूट करके अलग भाग रहा है, और जिस तरह से ट्रंप गेम खेल रहे हैं, ये जियो स्ट्रेटेजिक गेम नहीं है। ये एक जो विश्वस्त, जो पढ़ा लिखा और जो गूढ़ राजनीतिज्ञ, उसका खेल नहीं है, ये सामरिक दृष्टि नहीं है, ये बिल्कुल ही टेक्टिकल हालात पर वो काम कर रहा है, रिस्पॉन्स के तौर पे काम नहीं कर रहा है, रिएक्शन के तौर पे काम कर रहा है, जो कि उनके अपने देश के लिए नुकसानदायक है। और वेस्ट एशिया के तौर पर, वर्ल्ड के तौर पर ये डेफिनेटली नुकसानदायक है। और मैं एक और बात ऐड कर दूं आपको कि मंडप अरब है, मंदब, जो कि यूती से कंट्रोल में, करेक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा, वो हुतीज ने अगर सुएज कैनाल और रेड सी क्लोज कर दिया तो आप देखिए तकरीबन 17 से 18% का ट्रेड सुएज कैनाल और रेड सी से निकलता है, 20% यहां से निकलता है। तो दुनिया का तकरीबन 40% तेल अगर यहां से निकलना बंद हो गया तो दुनिया का इकोनॉमिक खेल बिगड़ जाएगा। जीवन सर, मैं लौट रही हूँ आपके साथ। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड चंद्रमौली सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर जीरा स्थान पर। अब सर, जीवन सर बता रहे हैं कि भाई प्रेशर की स्थिति है ट्रंप के लिए भी, तो क्या ये प्रेशर का ही नतीजा है कि एक और बड़ी धमकी ट्रंप की ओर से दी जा रही है, या फिर वाकई में आज रात कुछ बड़ा करने वाले ट्रंप? देखिए 50,000 अगर सैनिक उसने यहाँ डिप्लॉय कर रखे हैं, जिसमें से सुपीरियर कमांडोज जो हैं कम से कम 3 से 3,500 सुपीरियर कमांडोज हैं, और उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ डिप्लॉय किए हुए, अब 2-3 दिन पहले डिप्लॉय हुए हैं वो लोग, जो एक्स्ट्रा जो आए हुए हैं, और कुछ लोग पहले आ चुके हैं। इसको कहीं न कहीं तो यूटिलाइज करेगा वो। अब आप देखो कि C-130 जो क्रैश किए हुए हैं, पायलट तो वहां से 24 घंटे पैदल चलता तो पहुंचता जहां पे वो रिकवर हुआ है। तो एक्सीडेंट वहां हुआ है, यहाँ पे 2 C-130 कमांडोज के भर के इस्फहान, जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां पे पहुंचे। अब क्या इनके टैक्टिक्स थी देखो, और क्यों उनके जहाज के तोड़े गए और क्या हुआ, ये बहुत ही बड़ा गेम इनका था। तो इनका पॉइंट था न्यूक्लियर, और पायलट इजेक्ट वहां हुआ है, वहां पे हेलीकॉप्टर गए हुए हैं, क्योंकि इजेक्शन के बाद में हेलीकॉप्टर जल्दी पिकअप करते हैं, हवाई जहाज को लैंड करने के लिए एयर स्ट्रिप चाहिए होती है। लेकिन वहां पे इन्होंने C-130 फुली लोडेड विद कमांडोज भेजे हुए हैं, तो और इस्फहान में भेजे हुए पायलट वहां था। तो ये बहुत बड़ा गेम है, धीरे धीरे उजागर होगा उसने ऐसा क्यों किया हुआ है। पर जैसा आपका प्रश्न है कि ये अभी जो ऐसे डिबेट चल रही थी कि ये जितना भी खेल है इसका होर्मुज का, इसको प्ले करेगा ही करेगा। अब इसको कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हो गया है कि पायलट को हमने ईरान से रिकवर कर लिया, हमारे क्या बिगाड़ लिया, 1-2 जगह गोली लगी, 1-2 जहाज टूटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने ईरान की धरती पे लैंड करके और हमने अपना काम कर लिया। तो ये 50,000 जो सैनिक, जिसमें से कमांडोज हैं, ये कुछ न कुछ तो करेगा खर्ग आइलैंड में। अब खर्ग आइलैंड में देखो आज बमबारी की है भयंकर, तो बमबारी करने के बाद में अब वहां पे उतारने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पे लोग नहीं रह रहे हैं, सिविलियंस वहां पे नहीं है, 7-8 हजार लोग वहां पे रहते हैं जो सब काम करने वाले हैं। तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल के टैंक्स हैं, ऑयल के पाइपलाइंस, ऑयल के पंप्स हैं, तो ये सब वहां पे है। तो उसको रिकवर करने के लिए उसको नुकसान सिविलियंस का नहीं होता है, उसको रिकवर कर लेगा तो ईरान की कमर तोड़ने में वो मंसूबे में कामयाब हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि आज खर्ग आइलैंड में वो जरूर कुछ तो कुछ हिमाकत। ठीक है एनपी सर।